बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसकी आज एक नई वीडियो लेके आए हैं हम। और इसमें ये हमारी 41st वीडियो है। तकरीबन 40 प्लस वीडियोस हमारी आ चुकी हैं अब, ठीक है। और इसमें ये हमारा एक कॉन्टिनेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रहता है, उसके बाद हमारा जीके की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैथ स्टार्ट करो, और आप में से अक्सर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करो। तो ये आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि जीके के बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट करें हम, ठीक है। तो सजेशन आप लोग दें। बाकी आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, आप लोग जो है कमेंट भी करते हैं, और काफ़ी लोग सीरियस हैं और सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता करे। और चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें आज देखें, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने ये इटैलिक पेनिनसुला जो है इसको कवर किया था, ठीक है। और इसमें लास्ट तक जिसने अगर वीडियो देखी है मेरी, वो पिछली वीडियो, तो उसमें बात करते हुए ही बीच में जो है वो वीडियो बंद हो जाती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ पर आगे क्या बताने वाला था मैं। तो मैं ये बता रहा था कि 1945 में जो है मोसोलिनी और हिटलर जो था, उन दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से फिर इसके बाद इटली जो है ये एक रिपब्लिक के तौर पे उभरता है। और इसके बाद मैं आपको जो बात बताने वाला था वो ये थी कि रोम सिटी के अंदर ही एक और सिटी है, वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी इसको बोलते हैं। ये एक सिटी स्टेट है, ये एक कंट्री है, ठीक है जी। वेटिकन सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पर जो इसका हेड होता है इस कंट्री का, उसको हम पोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोप, ठीक है। और अभी करंटली जो इसका हेड है वो है पोप लियो, ठीक है। पोप लियो 14, पोप लियो 14 जो है वो अभी करंटली जो है वेटिकन सिटी का हेड है। और ये जो पोप होता है ये एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो फादर है। पोप फादर से निकला है। इटैलिक जबान में अगर हम देखें तो उसको इंग्लिश में फादर हम कहेंगे, ठीक है। तो ये पोप जो है ये मजहबी पेशवा होता है तमाम जो क्रिश्चियंस हैं उन लोगों का। ये जो है एक तरह का मजहबी पेशवा समझ लें, ये होता है, ठीक है। पोप तमाम क्रिश्चियंस, कौन से क्रिश्चियंस जो हमारे पास हैं? क्रिश्चियंस की 3 टाइप्स हैं, या 3 सेक्ट्स कह लें आप। क्रिश्चियन के जो सेक्ट्स हैं मेजर वो 3 हैं, ठीक है। 3 सेक्ट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास हो गए चर्च वाले, जो कि सबसे पुराने हैं। ये अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट मानते हैं। इनको हम बोलते हैं जी हमारे पास एक तो होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है प्रोटेस्टेंट्स। और ये जो होते हैं कैथोलिक्स, इनको बोलते हैं हम। तो ये कैथोलिक्स जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो आबादी है क्रिश्चियंस की वो भी कैथोलिक्स ही है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्थोडॉक्स कहाँ पर रहते हैं? ये रशिया, और ये वाला जो ईस्टर्न यूरोप है, ये रशिया हो गया, और ये यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप जो है इसमें ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स आपको मिलेंगे। और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, ये आपको पता है कि 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में एक नया इनका एक फिरका बना था, जिसमें जो है कैथोलिक से हटकर यूके का जो एक हमारे पास बादशाह आया था, मैंने आपको उसके बारे में बताया, जिसने 6 शादियां की थी। उसको जो है अपनी तरफ से उसने पोप से मुखालफत कर ली थी और अपना अलग से चर्च बना लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसने कहा था हम कोई चर्च वर्च को नहीं मानते, ठीक है, और खुदा जो है वो हर जगह है, मतलब इस तरह की उसकी स्टोरी थी। तो हम किसी एक के पीछे मतलब नहीं चलते, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग इबादत गाहें, अपनी अलग चर्च जो है वो वहां पर यूके में बना लिए। तो उसके पैरोकार जो हैं फिर वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? कैथोलिक सबसे ज्यादा हैं, इनका एक ही जो है चर्च होता है। जिस तरह देखें मुसलमान जो हैं वो हमारे लिए जो किबला है, हम उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और खाना काबा उसको अपना किबला मानते हैं। तो इसी तरह जो ये क्रिश्चियंस हैं, इनके लिए मुकद्दस जो चर्च है वो यहाँ पर रोम में, यानी वेटिकन सिटी में मौजूद है, ठीक है। और उस चर्च का जो पोप होता है वो सब कैथोलिक्स का, क्रिश्चियंस का पोप माना जाता है, या मजहबी पेशवा सब उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है कुछ चीज़ें आप
समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हाँ, इसका ओरिजिनल नेम भी पूछा जा सकता है, पॉप लियो 14 का ओरिजिनल नेम, ये मेरे ख्याल से फ्रांसिस समथिंग है इसका नेम, वो आप नीचे कमेंट करना, मुझे पता चल जाए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फ्रांसिस, और आगे भी है इसका कुछ, जो भी है आप कमेंट करना ज़रा, मुझे भी याद आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये वेटिकन सिटी जो है, ये एक सिटी स्टेट है। इसका अगर टोटल हम रकबा अगर देखें तो ये बनता है तकरीबन 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, यानी हमारे यहाँ एक मोहल्ले से भी कम जो है वो इस कंट्री का टोटल रकबा बनता है। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद एक और कंट्री मैंने आपको बताया था, सैन मैरिनो। कौन सा कंट्री है जी? सैन मैरिनो। सैन मैरिनो यहाँ पर ऊपर है, ये आप गौर से देखें। सैन मैरिनो जो है, इसके बारे में बस एक बात याद रखें कि ये इटैलिक पेनिनसुला पे है, कंप्लीटली इटली में कवर्ड है, और ये कंप्लीटली रोम सिटी के अंदर है, वेटिकन सिटी, ठीक है। अच्छा, और सैन मैरिनो जो है, सैन मैरिनो, इसके बारे में एक ही क्वेश्चन आप याद रख लें कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, ओल्डेस्ट सर्विंग रिपब्लिक, ठीक है। सर्विंग कहेंगे, क्या कहेंगे? रिपब्लिक। वैसे तो रिपब्लिक आपको पता है कि रोमन रिपब्लिक सबसे पहले थी दुनिया में, ठीक है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो आप देखें, रोमन रिपब्लिक फिर खत्म हो गई थी, फिर एम्पायर बना था, एम्पायर के बाद फिर जो है आप देखेंगे इस तरह चलते चलते, लेकिन ये रिपब्लिक जब से बना तब से ही रिपब्लिक है सैन मैरिनो, और तकरीबन आपको ये मिलेगा 301 एडी में जो है ये रिपब्लिक बना। और सैन मैरिनो, मेरिना नाम का एक आदमी था, उससे जो है इसका नाम रखा गया इस कंट्री का, जो कि इस कंट्री का बानी था, ठीक है। तो इस तरह से ये अब तक जो है, बस इसका एक ही क्वेश्चन आप याद रखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पेनिनसुला है, ये गौर से देखें आप, ये सारा पेनिनसुला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला के ऊपर जो कंट्रीज मौजूद हैं, तकरीबन 12 कंट्रीज, वैसे तो आप कह लें कि 8-9 कंट्रीज जो हैं वो कम्प्लीटली मौजूद हैं, और 2-3 कंट्रीज जो हैं वो पार्शली इस पेनिनसुला में इंक्लूड की जाती हैं। तो टोटल मैं कह रहा हूं कि 12 कंट्रीज हैं, जिनको मैं अभी एक ही ट्रिक में आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला के ऊपर गौर से देखिए, यहाँ पे ये लाइन में कंट्रीज सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये, ठीक है। पहले तो आप देखें कि यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है, और यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है। और ये सी ऑफ मरमरा हो गया, और इधर से फिर ब्लैक सी है, तो सी ही सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाल्कन पेनिनसुला जो है, इसको आप देखें, यहां से ये वाले कंट्रीज पहले तैयार करें। ये है स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया तो ऊपर है, स्लोवेनिया। ये है क्रोएशिया, ये देखो ये सी शेप है, यहां से लेकर ये ऐसे, क्रोएशिया। और ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और ये है मोंटीनेग्रो, और ये है अल्बानिया, और ये है ग्रीस। ये सारा यहां तक फैला हुआ है, ये है जी ग्रीस, ठीक है। तो पहले इन कंट्रीज की एक ट्रिक आप याद रख लें, सलाम करो बॉस, हरगिज मत आना ग्रीस। एक तो ये ट्रिक याद रख लो, कौन सी है जी? सलाम करो बॉस, हरगिज मत आना, हरगिज मत आना ग्रीस, मतलब ग्रीस में कभी मत आना, ठीक है। सलाम करो बॉस, ठीक है। सलाम के एस से आप याद रखेंगे क्या? स्लोवेनिया। और करो से क्रोएशिया, ठीक है। बॉस के बी से आप याद रखेंगे बोस्निया, और ये हर्जेगोविना से आप याद रखेंगे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये एक ही कंट्री है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये एक ही कंट्री है। तो मैं जस्ट बोस्निया लिख रहा हूं यहां पे अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, और ये मत आना, मत के एमटी से याद रख लें मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो। और आना के ए से याद रख लें आप अल्बानिया, ठीक है। और ग्रीस से तो फिर ग्रीस आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये 5-6 कंट्रीज जो हैं, 1 2 3 4 5 6,
एक ही वक्त में मैंने आपको याद करा दिए। अब ये ऊपर वाले 6 रहते हैं इस पेनिनसुला पे, तो ये पहले देख लें आप, ठीक है जी। तो अब इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, इसकी ट्रिक ये है कि रोमानिया, बुल्गारिया, ये देखो गौर से, यहां पे देखो, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, ये छोटा सा मैसिडोनिया, और ये के लिखा हुआ है, कोसोवो, ये छोटा सा कंट्री के, कोसोवो और सर्बिया, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि रूमी बुलाओ मुझे कसम से, ठीक है, रूमी बुलाओ मुझे कसम से तुर्की। अच्छा, इसमें तुर्की क्यों ला रहा हूं मैं इस पेनिनसुला में, ये लैंड पोर्शन खाली यहां पे इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, छोड़ा हुआ है मैंने, ये वाला, ये ग्रीस के साथ, यहां पर तुर्की का 1400 समथिंग में 53 में आई थिंक फतह किया जाने वाला जो है, सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जो फतह किया था, उस सिटी का नाम क्या है जी, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कुस्तुनतुनिया जिसको हम बोलते हैं। तो तुर्की का आधा अपना आप कह लें, आधा तो नहीं कहें, कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में है, तो ये यूरोप वाला जो पार्ट है ये बाल्कन पेनिनसुला के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से तुर्की को भी मैं ऐड कर रहा हूं। तो ट्रिक क्या है जी, रूमी बुलाओ मुझे कसम से तुर्की, ठीक है, बुलाओ मुझे कसम से तुर्की। यहां पे ट्रिक देखो, ट्रिक देखो जरा, रोमी, रोमी, रोमी बुलाओ मुझे, बुलाओ मुझे कसम से तुर्की। कहां बुलाओ मुझे, तुर्की में बुलाओ, ठीक है। रूमी, रूमी से याद रख लें आप रोमानिया, ठीक है, रोमानिया। बुलाओ से BUL बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। मुझे के M से याद रखेंगे आप मैसिडोनिया, मैसिडोनिया जहां से सिकंदर आजम था। कसम से कोसोवो, कोसोवो। से सर्बिया, सर्बिया, और तुर्की से तुर्की। तो ये 6-7 कंट्रीज ऐसे याद हो गए आपको। सलाम करो बॉस, हरगिज मत आना ग्रीस, ठीक है। रूमी बुलाओ मुझे कसम से तुर्की, सलाम करो बॉस, ठीक है, हरगिज मत आना ग्रीस, रूमी बुलाओ मुझे, रूमी बुलाओ मुझे कसम से तुर्की। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये याद रखनी है। इनमें से कुछ कंट्रीज के कैपिटल्स जो हैं वो आप याद रख लेना, ज्यादातर के याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख लें कि क्रोएशिया का ज़ैग्रेब हो गया, ठीक है, क्रोएशिया का कैपिटल क्या हो गया, ज़ैग्रेब हो गया। इसी तरह हमारे पास मैसिडोनिया का स्कूपजे आप कर लो, और कोसोवो का प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन कर लो आप कोसोवो का, ठीक है। और इसी तरह से जो है हमारे पास अल्बानिया का तिराना कर लो, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं इनके याद। वैसे ये सब के कैपिटल्स मैंने लिखवाए हुए हैं जियोग्राफी में आपको, तो इन कंट्रीज के कैपिटल्स आपने याद रखने हैं, बाकी इनके नेम याद रखने हैं, बाकी इसमें से कोई ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखनी है, सिकंदर आजम कहाँ से था पूछा जाता है, मैसिडोनिया से था, ठीक है। ये ग्रीस के ऊपर नॉर्थ में आपको ये मैसिडोनिया मिलेगा। ये देखो, ये ग्रीस है, ग्रीस के ऊपर ये नॉर्थ में MAC लिखा हुआ है। वीडियो में पता नहीं क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। तो ये है, अभी हमारे पास कैमरा जो है वो मोबाइल ही है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो बहुत छोटे लफ्ज़ हैं शायद नजर ना आए। तो आप में से अगर कोई मुझे कैमरा गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट भी कर सकता है मजाक कर रहा हूँ, कैमरा अभी हमारे पास छोटा है, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये है मैसिडोनिया, इसका बारे में भी पूछा जाता है सिकंदर आजम कहाँ से था। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन बनता है, किसका जी, सराजीवो, सराजीवो कैपिटल है किसका, बोस्निया का, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सर्बिया के साथ है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया के करीब है, ठीक है। यहां से वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जी, वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई थी। बोस्निया का कैपिटल कौन सा है जी, अभी मैंने आपको बताया, सराजेवो, ठीक है, SARA, ये भी याद रखना, GEVO, सराजीवो कैपिटल है। यहां पर जो है ऑस्ट्रिया का, ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का किंगडम था यहां पर, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने इसके ऊपर जो है जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था बोस्निया के ऊपर। सर्बियन जो लोग थे खास तौर पर, वो आपको पता है कि योगोस्लोविया बनाना चाहते थे, मतलब स्लेविक जितने भी लोग हैं वो अपना एक अलग कंट्री जो है यूनाइट करना चाहते थे और बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि बोस्निया हर्जेगोविना जो है, सर्बिया वाले चाहते थे कि ये
ہمارا ہی ریجن ہے تو اس پر ہمارا ہی حق ہے. تو سربیا کے کچھ لوگوں نے اپنے خفیہ لوگ جو ہیں وہ بوسنیا میں بھیجے ہوئے تھے، خفیہ طور پر ان کی چل رہی تھی. وہاں سے ایک بندے نے جو ہے آسٹریا کے شہزادے کا قتل کر دیا. وہ بوسنیا میں جو ہے کار میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور گن کے ساتھ شوٹ کیا گیا اس کو، اوپر جا کے اس کے قریب ہی جا کے، ٹھیک ہے، مارا گیا اس کو. تو وہاں سے جو شہزادہ فرڈینینڈ تھا آئی تھنک، ٹھیک ہے، تو آسٹریا کا تھا. تو آسٹریا نے پھر کیا کر دیا، سربیا کے اوپر چڑھائی کر دی. سربیا کے اوپر جیسے اس نے چڑھائی کی، ادھر سے رشیا جو ہے وہ بھی سلیوک لوگ تھے موسٹلی، ٹھیک ہے. تو رشیا نے کہا بھئی آسٹریا اگر یہاں پر حملہ کر رہا ہے، تو اس نے خطرہ محسوس کیا، اس نے آسٹریا کے اوپر حملہ کر دیا اور سربیا کی ہیلپ کرنے لگ گیا. جب رشیا اس کی ہیلپ کرنے لگ گیا، جرمنی اور آسٹریا کا آپس میں الائنس تھا، تو انہوں نے، جرمنی نے پھر جو ہے اس کی آسٹریا کی ہیلپ شروع کر دی. جیسے جرمنی کودا، اس نے فرانس کے اوپر حملہ کیا، فرانس کے اوپر جیسے حملہ کیا، ادھر سے یو ایس اے کو، اپنا یو کے کود آیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بڑھتے بڑھتے ایک عالمی جنگ بن گئی، ورلڈ وار 1، ٹھیک ہے. اس کی شروعات ایسے ہوئی تھی. تو کہاں سے ہوئی تھی، قتل کہاں ہوا تھا، سراجیوو میں، بوسنیا میں. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بھی ایک MCQ ہے. باتوں باتوں میں میں نے آپ کو ورلڈ وار 1 پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے ٹرک، انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے ہمارے لیکچرز میں. تو آپ دیکھو کہ کتنے یوزفل ہیں الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا گریس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہاں پہ. باقی جو ہے وہ کنٹریز ہم ڈیٹیل میں اتنی ڈسکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو گریس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی. اب یہ ہے جی گریس. گریس کے جیوگرافیکل فیچرز آپ دیکھیں ذرا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے اس کے ساؤتھ میں میڈیٹرینین سی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ویسٹ میں آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آیونین سی ہے، ٹھیک ہے. یہ گریس کا یہ والا پورشن آیونین سی، اور یہ والا پورشن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کون سا سی ہے، ایجین سی، ٹھیک ہے. تو ایجین سی ہے ایسٹ میں، ویسٹ میں آیونین سی، ساؤتھ میں میڈیٹرینین سی گریس کے، ٹھیک ہے. تو 3 سمندروں میں جو ہے گریس مشتمل ہے، گریس شامل ہے 3 سمندروں کے اندر. تو یہ رہا جی ہمارے پاس گریس، جس کو ہم اردو میں یونان بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی، یونان. گریس کو ہم کیا بولتے ہیں، یونان. اس کے کیپٹل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کیپٹل ہے ایتھنس، ٹھیک ہے. ایتھنس جو ہے دیٹ از دا کیپٹل آف گریس، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب گریس جو ہے اس کے ارد گرد کون سی واٹر باڈیز ہیں، اور سے دیکھو آپ، آیونین ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایجین سی، ایجین، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دیٹ از میڈیٹرینین سی، ٹھیک ہے. میڈیٹرینین سی، یہ سمندر جو ہے وہ اس کے پاس ہیں جی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کو ملے گا ہمارے پاس گریس کی جو ہائیسٹ پیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ماؤنٹ اولمپس، ٹھیک ہے. ماؤنٹ اولمپس کی بڑی زبردست سٹوری ہے، یہ میں آپ کو اینڈ میں بھی سناؤں گا. ماؤنٹ اولمپس جو ہے یہ اس کی ہائیسٹ پیک ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے دیٹ از اونچائی یا ہائٹ 2917 میٹر، ٹھیک ہے. 2917 میٹر یہ اونچا ہے یہ ماؤنٹین. اور یہ متس ہیں، ویسے تو متس ہیں. گریک میتھولوجی میں اس ماؤنٹین کو یہ مانا جاتا ہے کہ اٹ واز دا ہوم فار گریک لارڈز، ٹھیک ہے. گریک گاڈز کہہ ہیں آپ، یونانیوں کے جو خدا تھے یا دیوتا تھے، یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس ماؤنٹین میں جو ہے رہتے تھے، اور اس ماؤنٹین پر ہی وہ دنیا کا جو ہے وہ سنبھالتے تھے، ٹھیک ہے. ماؤنٹ اولمپس ان کے لحاظ سے اس وجہ سے بڑا وہ ہے، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مقدس یا اس طرح سے. تو یہاں پر وہ 12 گاڈز، کتنے گاڈز، وہ کہتے ہیں کہ 12 گاڈز جو ہیں گریس یا یونانیوں کے دیوتا، وہ ان کا یہ گھر تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اولمپک کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو 700 تقریباً کب کی بات ہے، یہ 779 BC کی بات ہے، ٹھیک ہے. لوگ یہاں پہ زیوس ان کا سب سے بڑا دیوتا ہے، ٹھیک ہے. تو زیوس کی یاد میں یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے سال میں ایک دفعہ، ہر سال، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کھیل کھیلتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، تفریح کے لیے لوگ آتے تھے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ایک جو ہے ایونٹ کی شکل اختیار کر گئی وہ چیز، جو بعد میں اولمپک بن کے ابھری. وہ پھر میں آپ کو آگے چل کے اینڈ میں اولمپکس کے بارے میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ماؤنٹ اولمپس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہے اٹلی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ 6000 آئی لینڈز پر مشتمل ہے. اٹلی کے آئی لینڈز ٹوٹل 6000 ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے اٹلی کا دیٹ از کریٹ آئی لینڈ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, और यहाँ पर तुर्की और ग्रीस के दरमियान इधर से शाम है, यहाँ पर एक आइलैंड है साइप्रस, एक कंट्री है साइप्रस, ठीक है। साइप्रस का कैपिटल भी अक्सर पूछा जाता है, साइप्रस, निकोशिया इसका कैपिटल है। तो साइप्रस जो है ये डिस्प्यूटेड है, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन तुर्की, ठीक है, डिस्प्यूटेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। ग्रीस कहता है कि ये हमारा है, तुर्की कहते हैं कि हमारा है, तो इस तरह से ये एक डिस्प्यूटेड मामला है। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है, ठीक है, कुछ बातें। इसके बाद क्या चीज आप याद रखेंगे कि हाँ जी, इसके बाद आप ये याद रखेंगे कि इसमें एक सिटी है कैपिटल एथेंस। एथेंस जो है ये बहुत पुराना सिटी है, और इसके बाद एक स्पार्टा इनका सिटी हुआ करता था। ये सिटी स्टेट्स थी पहले। ये अगर हम बात करें 500 BC की, तो ये तब की बात है। स्पार्टा इनका एक सिटी स्टेट हुआ करती थी, एक स्टेट हुआ करती थी एथेंस, ठीक है। और इसकी बात करें तो हम, तो इट इज द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट आप कह लें कि डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी या बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर डेमोक्रेसी की बर्थ हुई थी, वो कौन सी जगह है? वो है एथेंस, ठीक है। एथेंस में डेमोक्रेटिक रूल था, और एथेंस किसका कैपिटल है? ग्रीस का। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपने, ग्रीस के जो लोग हैं वो खुद को क्या कहते हैं? हेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेंस। मैं आपको यहां पर बताता हूं। हेलेन एक आदमी था, ग्रीक कैसे समझ लें शुरू में, तो सब ग्रीस, जितने भी ग्रीस के लोग हैं वो कहते हैं कि हम उसी खानदान से हैं, तो इस वजह से वो खुद को क्या कहते हैं? हेलेंस, ठीक है, कि हेलेन कबीले से हैं या हेलेन के खानदान से हैं, HELLENICS, हेलेनिक्स, ठीक है, या हेलेंस, हेलेनीज कह लें आप, बहरहाल जो भी है। तो इस वजह से इटली का जो ऑफिशियल नेम है अपना ग्रीस का, दैट इज हेलेनिक एम्पायर, सॉरी हेलेनिक रिपब्लिक, एम्पायर कह रहा हूं, हेलेनिक रिपब्लिक, ये जी ग्रीस का ऑफिशियल नेम है। ऑफिशियल नेम, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ग्रीस का ऑफिशियल नेम दैट इज हेलेनिक रिपब्लिक। ठीक हो गया जी। तो हेलेनीज कौन से लोग हैं? ग्रीस के लोग जो हैं वो हेलेनीज कहलाते हैं। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी टच कर लें तो आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी स्टेट्स आबाद थी 500 BC की। अगर हम बात करें तो सिटी स्टेट्स में आपको एथेंस एक स्टेट मिलेगी, दूसरी स्टेट मेजर जो मिलेगी आपको वो स्पार्टन्स, ठीक है। आपने स्पार्टन्स में ये लफ्ज आपको सुना लग रहा होगा, आपने एक 300 मूवी देखी होगी, ठीक है। 300 जो मूवी है उसमें स्पार्टन्स को दिखाया गया, वहां के जो स्पार्टा थे 300 स्पार्टा, वो एक रियल में भी एक वार हुई थी पर्शिया और स्पार्टन्स की आपस में, जिसमें स्पार्टन्स ने काफी दिलेरी का मुजाहिरा किया था। 300 स्पार्टन्स थे, फिर भी जो है इतनी बड़ी फौज को इन्होंने टफ टाइम दिया, लेकिन एट द एंड ये सारे मारे गए थे, ठीक है। तो एथेंस हो गए, स्पार्टन्स हो गए। अब 500 BC से लेकर तकरीबन कोई 449 BC तक इनकी जंगें चलती हैं। किन के साथ इनकी जंगें चलती हैं जी? इन दोनों के अलायंस से, ठीक है। ये दोनों आपस में अलायंस बना लेते हैं ये स्टेट्स, और ये पर्शिया, पर्शिया के खिलाफ जो है ये लड़ते हैं, पर्शिया, फारिस, ठीक है। अब ये लड़ाई कैसे शुरू होती है, इनकी जंगें स्टार्ट कैसे होती हैं? ये ऐसे होती हैं कि ये स्पार्टन्स या एथेंस जो ग्रीस थे, इनके लोग जो हैं वो इस लिवांट रीजन में मौजूद थे, और वो उनके अंडर रहना नहीं चाहते थे, पर्शियंस के अंडर रहना नहीं चाहते थे। पर्शियंस में आप देखें कि उस वक्त कौन सा इंपायर था? अकैमिनिड, अखामनशी इंपायर जिसको उर्दू में बोलते हैं, अकैमिनिड इंपायर, जिसमें दारियोस वन जो है वो सबसे पहले उसने ग्रीस पर हमला किया, दारियोस ने, ठीक है। दारियोस का नाम आपने लाजमी सुना होगा। तो लिवांट रीजन में, जो लिवांट रीजन, अब मैं कौन सा रीजन की बात कर रहा हूं, अगर आपने मुझसे पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होगा लिवांट रीजन कौन सा रीजन है, ठीक है। तो वहां पर इनके ग्रीस लोग रहते थे जो पर्शिया में जो है पर्शिया के अंडर नहीं रहना चाहते थे और बगावत कर रहे थे।
उस बगावत को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, ग्रीस वाले, ठीक है, एथेंस और स्पार्टन्स। तो इस वजह से इनको पुनिश करने के लिए अकैमेनिड एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर का जो दारियोस वन था, उस बादशाह ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और इनकी लड़ाई ये तुर्की क्रॉस करके यहाँ पर तुर्की में आई थिंक हुई, और ग्रीस और स्पार्टन्स यानी स्पार्टन्स और एथेंस ने बड़ी बहादुरी से लड़े और शिकस्त दे दी पर्शिया को, ठीक है, शिकस्त दे दी। इस तरह से जो है उनको पीछे हटना पड़ा। और फिर जो है 449 बीसी में मुआहदा हुआ इन दोनों के दरमियान, और लिवांट रीजन को जो है वो कुछ ना कुछ आज़ाद करवा लिया गया, और इस तरह से यहाँ पर पीस कायम हुआ इन दोनों के दरमियान। फिर आगे थोड़ा सा चलें, अगर हम 10-1 साल बाद, तकरीबन कोई 431 से लेकर फिर 399 बीसी तक इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, स्पार्टन्स और एथेंस की। क्यों? स्पार्टन्स ये बड़े ही जो है इनका हर एक बच्चा जंगजू हुआ करता था, ठीक है, इनकी औरतें भी ट्रेनिंग, बड़ी सख्त ट्रेनिंग किया करती थी, और वो भी जंगजू हुआ करती थी ताकि बच्चों की माएँ जो हों वो भी जंगजू हों। तो यहाँ पर ऐसे समझ रहे मिलिट्री की तरह का एक रूल था, जबकि एथेंस में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी थी यहाँ पर। तो इनके कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स और नजरियाती डिस्प्यूट्स की वजह से इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, और स्पार्टन्स ने एथेंस को बुरी तरह से हरा दिया, और स्पार्टन्स ने एथेंस को मर्ज कर दिया अपनी ही मतलब स्टेट में, ठीक है। और इस तरह से एथेंस की हुकूमत जो है वो खत्म हुई। बहरहाल इन दोनों की लड़ाइयों से फायदा बाहर वालों को हुआ, ठीक है। फायदा ये हुआ, इन दोनों की आपस में जब लड़ाई हुई तो कमजोर डेफिनेटली हो गया ये कुछ, तो बाहर वालों के लिए वर्नरेबल बन गया ये अटैक होने के लिए। यहां पर ऊपर ग्रीस में किंग फिलिप बैठा था जो अलेक्जेंडर का बाप था, ठीक है, मैसिडोनिया में, ग्रीक के नॉर्थ में मैसिडोनिया में किंग फिलिप जो है इसने हमले करना शुरू कर दिए, और एट द एंड फिर अलेक्जेंडर ने इस सारे रीजन को फतह कर लिया, ठीक है। अलेक्जेंडर के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके ऊपर हमले हुए, और ये सारी जो स्पार्टन्स और एथेंस हैं ये फतह कर लिए गए मैसिडोनियन लोगों से, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारा रीजन ही ग्रीक कहलाता है, ये सारे यूनानी हैं, मैसिडोनिया भी यूनानी है। कैसे बना? इनकी लैंग्वेज, अलेक्जेंडर यूनानी आपने सुना होगा, ये भी सिकंदर आजम यूनान से था, तो ग्रीस को यूनानी, मैसिडोनिया भी एक्चुअली यूनानियन आप कह सकते हैं। तो इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर, ये सारा कुछ मैच होता था, तो ये भी एक तरह से यूनानी ही थे। तो इस वजह से ये खत्म हो गया एट द एंड। और अलेक्जेंडर आया, कब आया? ये 356 से लेकर 323 तक जो है ये रहा, और यहाँ से फिर जो है वेरी यंग एज में अलेक्जेंडर जो है ये जंगें लड़ना शुरू हुआ था, और कहते हैं कि ये कभी भी अपनी जंग नहीं हारा, इतना ये कमांडर जो है, एक ज़बरदस्त कमांडर था अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम जिसे हम बोलते थे, मैसिडोनिया से चला। और सिकंदर आजम का जो उस्ताद था वो कौन था? यहाँ पर ग्रीक में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आपने नाम सुने होंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा। उसका नाम था जी हमारे पास अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल जो था वो अलेक्जेंडर का उस्ताद था। इसने ऐसी तालीम की कि अलेक्जेंडर को फील होने लगा कि मैं जो है सब यूनानियों का एक मुश्तरका लीडर बनूंगा। तो इसने पूरे यूनान के ऊपर कब्जा किया, और इसका मिशन जो था वो पर्शिया को गिराना था, ठीक है। पर्शिया की यूनानियों के खिलाफ ऑलरेडी जंगें चली थी, तो इसने पर्शियन एम्पायर को फिर गिराया भी, ठीक है, ये होता है एम। तो इसने फिर जो है अपनी फौज निकाली, और तुर्की और इस एरिया को, सारे लिवांट रीजन को फतह करता 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 पर्शिया को इसने, फारिस को शिकस्त दी। और किसको शिकस्त दी? आखिरी बादशाह जो अकैमेनिड एम्पायर का था वो कौन था जी? वो था दारियोस थ्री। और बैटल ऑफ गागामेला उसको बोलते हैं, बैटल ऑफ गागामेला, ठीक है। तो इस जंग में इसने दारियोस को मारा, और उसकी दर्दनाक शिकस्त हुई, और अकैमेनिड एम्पायर जो है वो टूटा, और ये पर्शिया के ऊपर काबिज हो गया। इसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो अफगानियों को हराने गया, अफगानियों से जीता। अफगानियों ने बहुत टफ टाइम दिया इसको, और मरते दम तक अफगानी इससे जो है इसने बहुत उनसे वो किया। मैंने ये सारी हिस्ट्री बताई हुई है जब मैंने अफगानिस्तान पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, आपने अगर मुझसे पढ़ी है तो डेफिनेटली याद होगा, पिछले लेक्चर्स आपने अगर देखे हैं तो, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद जो है अलेक्जेंडर फिर इंडिया में भी आया, हमारे पाकिस्तान में भी आया, मुल्तान तक भी आ गया, ठीक है। और मुल्तान के करीब ही इसको कहा जाता है कि एक जहरीला तीर लगा था जो इसको बहुत बीमार कर गया, और उसकी वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता
یہ جب بیبیلون میں پہنچا تو وہاں پر جا کر یہ مر گیا 323 میں، ٹھیک ہے۔ تو انڈینز نے اور جو ہے افغانیوں نے بہت اسے ٹف ٹائم دیا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ رخسانہ، وہ بھی افغانی تھی، وہ بھی آپ بات یاد رکھیں۔ اچھا جی، بہرحال جب الیگزینڈر مرا تو اس کا امپائر کہاں تک پہنچ چکا تھا پتہ ہے؟ یہ نارتھ افریقہ، یہ یورپ، اور یہ ادھر سے ایشیا میں اگر ہم دیکھیں کہ کیمنڈ امپائر انڈیا تک، ادھر سے افغانستان اور یہ ریجن سارا۔ تو جب یہ مرا تو اس کی اولاد نہیں تھی، چھوٹا ایسا ایک بچہ تھا جس کو اس کے کمانڈرز نے قتل کر کے سلطنت کو اپنے 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ افریقہ میں ایک الگ کمانڈر بیٹھ گیا، یورپ میں الگ کمانڈر بیٹھ گیا، اور ادھر سے ایک الگ کمانڈر بیٹھ گیا وہاں پہ، تو 3 حصوں میں بٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کی سلطنت پھر ٹوٹی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ کچھ باتیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے گریس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم کچھ شخصیات پڑھ لیتے ہیں اس دور کی، یہ تقریباً 400 سے 300 کے بیچ کی یہ شخصیات ہیں جو ساری یہاں پر تھیں اس وقت ایتھنز میں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھو کہ ہمارے پاس جو شخصیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دیٹ از ارسطو کا جو کیا تھا استاد تھا افلاطون، اور افلاطون کا استاد کون تھا؟ ہمارے پاس سقراط، جس کو ہم سوکریٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوکریٹ کو اردو میں سقراط۔ اچھا جی، یہ ایتھنز میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کہانی جو میں بتاؤں گا یہ تقریباً چلو 450 کر لو، 450 BC سے 300 BC تک کی ہے، یعنی اس ریجن کے اس عرصے کے درمیان کی ہے، 100-150 سال۔ تو سقراط جو ہے یہ ایتھن میں پیدا ہوا، ایتھنز میں، اور وہاں پر جو ہے اس نے اپنی فلسفی سٹارٹ کی۔ فلاسفر تھا یہ، اور لکھتا نہیں تھا، مطلب زبانی لوگوں کو جو ہے ان کے نظریات کو چیلنج کرتا تھا، ان کو زبانی ان کو ہراتا تھا، اور اپنے نظریات ان کے سامنے رکھتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس سے قائل ہو گئے۔ اس نے جو ہے غلطی یہ کی کہ ان کے جو مذہبی بلیفز تھے اس کو بھی یہ توڑنے لگ گیا۔ مذہبی بلیف کو جیسے ہی توڑنے لگ گیا تو وہاں کے بادشاہ اور جو امیر لوگ تھے ان کو یہ بات بری لگی، اور اس نے کہا کہ تم ہمارے یوتھ کو بگاڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یوتھ کو جب بھی کوئی بگاڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ کہانی ریلیٹ کر پا رہے ہیں آپ؟ ہوپ سو کہ کر پا رہے ہوں گے۔ تو اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر اس کو زہر دی گئی، زہر کا پیالہ پلایا گیا سقراط کا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی۔ اچھا، اس کا شاگرد پھر تھا سقراط کا افلاطون۔ افلاطون کو پلیٹو کے نام سے آپ جانتے ہیں، افلاطون۔ افلاطون آپ ایسے بچپن میں ہم کہتے تھے ہاں تو آیا بڑا افلاطون، اپنی فلسفی اپنے پاس رکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ افلاطون جو ہے یہ سقراط کا اس سے انسپائرڈ تھا، اس کا شاگرد تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے فلسفی اور سائنس میں جو ہے اپنی ایک اکیڈمی بھی کھولی، یہ دنیا کی پہلی اکیڈمی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی اکیڈمی کھولی جس میں سائنس، میتھس، ٹھیک ہے، ایسٹرونومی، اور جو ہے ہمارے پاس جو مین چیز فلسفی یہ پڑھائی جاتی تھی۔ اور اسی اکیڈمی میں پھر جو ہے ایک اور بندہ آتا ہے جو کہ اس کا شاگرد بنتا ہے، اور اس کا نام ہے ارسطوٹل، ارسطو۔ یہ بھی اچھا، یہ ایتھنز کی ہی بات کر رہا ہوں ساری میں۔ تو ارسطوٹل جو ہے یہ ایک شاہی حکیم کا بیٹا تھا، ارسطوٹل شاہی حکیم کا بیٹا تھا، تو شروع سے اسے کچھ نہ کچھ سائنس سے اور ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ لگاؤ تھا۔ تو اس کا باپ جب آیا تب یہ 17 سال کا تھا جب اس کا باپ ایتھنز موو کر آیا، تو 17 سال سے لے کر 20 سال تک یہ اس اکیڈمی میں پڑھا افلاطون کی، اور پھر یہاں سے یہ موو کر گیا میسیڈونیا کو ہم مقدونیہ بھی بولتے ہیں، مقدونیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ مقدونیہ موو کر گیا میسیڈونیا میں، وہاں پر اس کو الیگزینڈر کا ٹیچر بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، ارسطوٹل کو۔ تو یہ پھر ٹیچر بن گیا الیگزینڈر کا، اور اس نے الیگزینڈر کی تربیت کی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ الیگزینڈر نے کیا کیا کیا، کلیئر ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ اور اہم شخصیات جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ فادر آف میڈیسن بولتے ہیں ہم بکرات کو، ہپوکریٹس،
Hippocrates. हिपोक्रेट्स जो है उसका नाम था बकरात उर्दू में। तो ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है, उसका ये फादर माना जाता है इसको। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारे पास और भी पर्सनैलिटीज इस दौर में थी यूनान में। आपने अर्शमीदस का कानून पढ़ा होगा, अर्शमीदस, ठीक है, तो अर्शमीदस का फिजिक्स में आपने कानून पढ़ा होगा। तो अर्शमीदस जो था वो भी इसी दौर का था। इसके साथ साथ आपने पैथागोरस मसला फिसागोरस हम पढ़ते थे, आपको बताओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो फिसागोरस जो है, चलो इसको हम इंग्लिश में ही लिखते हैं पैथागोरस, ठीक है। तो पैथागोरस साहब जो थे ये भी ग्रीस यानी यूनान यानी एथेंस में ही थे, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें कि और भी पर्सनैलिटीज जो थी फेमस वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। उनमें से जी हेरोडोटस आपको मिलेगा, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को माना जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इसने हिस्ट्री लिखना शुरू की थी, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये जंगे वगैरह जो हैं उन सब की जो है ये लिखता था जंगों के बारे में। अभी ये जो सारी जंगें मैंने आपको बताई हैं ये सारी जो है इसने लिखी थी, और इसकी एक बुक भी थी द रिपब्लिक के नाम से, इसकी बुक है द रिपब्लिक, ठीक है, हेरोडोटस। तो ये बात आपने याद रखनी है, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और क्या याद रखेंगे आप, एक और भी नाम याद रखना है आपने, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड का नाम भी आपने याद रखना है। इसको माना जाता है ही वाज द फादर ऑफ जियोमेट्री, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ बातें जो हैं आपने याद रखनी है। अब बच गई हमारी ओलंपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लाजमी किया करो, आगे शेयर भी किया करो। अल्लाह हाफिज़।